प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस में हैं, जिसमें मेजबान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी भाग ले रहे हैं। मेजबान शहर कजान रूस के सबसे बड़े और सबसे धनी शहरों में से एक है, जो अपनी समृद्धि को एक मजबूत पेट्रोकेमिकल्स और सैन्य उद्योग के साथ साथ एक तेजी से बढ़ते हुए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से प्राप्त करता है। 2009 में इसे मॉस्को और सांस्कृतिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग के बाद रूस की तीसरी राजधानी के रूप में ब्रांड किया गया था। कजान देश के भविष्य के शहरों में से एक है। इसका अर्थ में यह कि पहले से ही कुछ महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन का अनुमान लगा रहा है, जो रूस की उभरती राष्ट्रीय पहचान में योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कजान में ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने देश से आतंकवाद और आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो इजरायल गाजा युद्ध को रोकने में अपनी विफलता के लिए आलोचना का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आतंकवाद और आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा और मजबूती से सहयोग करना होगा। ऐसे गंभीर मुद्दे पर दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं है। हमें अपने देशों के युवाओं के मन में कट्टरपंथ को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा, हमें संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए लंबित मुद्दे पर मिलकर काम करना होगा। पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को कजान पहुंचे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जहां उन्होंने कहा कि हम भारत रूस यूक्रेन को युद्ध को रोकने के समाप्त करने में मदद के लिए तैयार हैं। वैश्विक संस्थाओं में ब्रिक्स की भूमिका पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सुधार जरूरी है, प्रतिस्थापन नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत है और ब्रिक्स को इन संस्थाओं को बदलने के बजाय उनमें बदलाव लाने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही यह भी कहा, हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बहुपक्षीय विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, ब्रिक्स के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस संगठन की छवि ऐसी न बने कि हम वैश्विक संस्थाओं में सुधार नहीं करना चाहते बल्कि उन्हें बदलना चाहते हैं। हम वार्ता और कूटनीति का समर्थन करते हैं, परंतु युद्ध का नहीं। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया, यूरोप के कुछ हिस्से जैसे यूरेश और यूक्रेन और अफ्रीका मानवता के संकट से जूझ रहे हैं, पीएम मोदी ने युद्ध के बजाय बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारी बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया युद्ध, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से घिरी हुई है। दुनिया में उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम विभाजन की बात हो रही है। इसके साथ उन्होंने कहा, हमें दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं बल्कि जनहित समूह है। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16वां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, जो वर्तमान में 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान में हो रहा है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संगठन में शामिल होने के बाद मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को सदस्य के रूप में शामिल करने वाला यह पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। इसका एजेंडा क्या रहा है? तो इस कार्यक्रम का विषय था निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। मेजबान रूस से शिखर सम्मेलन में डॉलर विमुद्रीकरण पर जोर देने की उम्मीद है। ब्रिक्स सदस्यों ने ब्रिक्स पे नामक एक भुगतान प्रणाली शुरू की, जिसे मित्र राष्ट्रों के केंद्रीय बैंकों के बीच वित्तीय सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, जो पश्चिमी अंतर बैंक प्रणाली स्विफ्ट के विकल्प के रूप में काम करेगा। यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय निपटान की सुविधा प्रदान करेगी। इस सम्मेलन में किस किस देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, और सेकेंड नंबर पर है शी जिनपिंग, थर्ड नंबर पर है सिरिल रामाफोसा, फोर्थ नंबर पर है अब्देल फत्ताह अल सीसी, चौथे नंबर पर है अबी अहमद, उसके बाद रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन तथा मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, संयुक्त अरब अमीरात के तीसरे राष्ट्रपति। इसके साथ मौजूद रहे हैं लुइज इनाशियो लुला दा सिल्वा, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। इन सभी अतिथियों के साथ भी अन्य कई लोग भी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले थे, जिसमें क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन 2024 क्यूबा ब्लैकआउट के कारण वो क्यूबा में ही रुके रहे। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों की सर्बिया की विवादित यात्रा के कारण इसमें शामिल नहीं हो सके। क्यूबा और सर्बिया दोनों ही अपने राष्ट्राध्यक्षों के स्थान पर शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधि भेज रहे हैं। तो एक बार आइए जान लेते हैं संक्षिप्त रूप में कि वहां पर क्या चर्चाएं हुई।
भारत युद्ध के बजाय कूटनीति का समर्थन करता है बाई नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद का समर्थन करता है। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने की भारत की स्थिति को दोहराया। मोदी ने आतंकवाद से निपटने में सभी सदस्यों से एकजुट और दृढ़ समर्थन का आह्वान किया है और इसके मामले में दोहरे मानकों के लिए खिलाफ चेतावनी भी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति और मेजबान व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिक्स के अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में कहा, आतंकवाद और वित्त पोषण के से निपटने के लिए हमें दृढ़ संकल्प और एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे मुद्दे पर दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें अपने देश के युवाओं में कट्टरपंथ को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। हमें संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए लंबित मुद्दे पर मिलकर काम करने की जरूरत है। रूस का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एजेंडा क्या है और यह पुतिन के लिए आवश्यक क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? तो विश्लेषकों का कहना है कि यह शिखर सम्मेलन, जिसमें 2 दर्जन नेताओं के भाग लेंगे, रूस द्वारा वर्षों में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा आयोजन है तथा यूक्रेन में युद्ध के बीच पश्चिम के लिए एक संकेत भी है। रूस का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एजेंडे में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं, जो मंगलवार को रूस के दक्षिण पश्चिमी कजान में शहर में हुआ। 3 दिवसीय सम्मेलन रूस में दशकों में विश्व नेताओं का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा और ऐसे समय में आयोजित किया जाएगा जब क्रेमलिन पश्चिमी समर्थित यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उलझा है। तो एजेंडे में क्या है और यह शिखर सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये भी जान लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है जो हम अभी पीछे जान चुके हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स का तात्पर्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से है। इस समूह की स्थापना 2006 में हुई थी और ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने 2009 में पहली बार ब्रिक्स शिखर बैठक की थी। 1 साल बाद दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया था। अब गठबंधन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य पश्चिम के आर्थिक और राजनीतिक एकाधिकार को चुनौती देना है। समूह प्राथमिकताएं निर्धारित करता है और हर साल एक बार शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा भी करता है, जिसकी मेजबानी सदस्य बारी बारी से करते हैं। यह शिखर सम्मेलन 16वां शिखर सम्मेलन है। 2023 में ब्रिक्स ने मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को सदस्यता के लिए आवेदन करने के लिए शामिल करने का निमंत्रण दिया। सऊदी अरब को सभी औपचारिक रूप से शामिल होना है, लेकिन अन्य देश शामिल हो गए हैं। उसी समय अर्जेंटीना को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन दक्षिण अमेरिकी देश ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि दिसंबर में निर्वाचित राष्ट्रपति जेवियर मिली ने यह वादा करते हुए चुनाव प्रचार किया था कि वे पश्चिम के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कौन कौन भाग ले रहा है, तो आइए जानते हैं। मंगलवार को शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में 2 दर्जन विश्व नेताओं ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भाग ले रहे थे, जिनमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ अन्य कई लोग भी शामिल रहे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने 19 अक्टूबर को घर पर गिरने से सिर में चोट लगने के बाद रूस की अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। विदेश मंत्री माउरा वियरा अब शिखर सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी भाग ले रहे हैं और गुरुवार को पुतिन से मिलने की उम्मीद भी है। सोमवार को यूक्रेन के विदेश मंत्रालय से गुटेरेस की आलोचना करते हुए, हालांकि उन्होंने जून में स्विट्जरलैंड में यूक्रेन समर्थित शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने युद्ध अपराधी पुतिन से कजान के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। यह एक गलत विकल्प है जो शांति के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाता है। यह केवल संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। मार्च 2023 में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें उन पर यूक्रेन से 2 बच्चों को अवैध रूप से निर्वासित करने के युद्ध अपराध का आरोप भी लगाया। शिखर सम्मेलन का एजेंडा क्या है? तो ब्रिक्स सदस्यों को एकजुट करने वाला मुख्य विषय वैश्विक शासन की पश्चिमी नेतृत्व वाली भारत संस्थाओं के प्रति उनका मोहभंग है, विशेषकर जब बात अर्थव्यवस्था की हो। 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने कई वैश्विक दक्षिण एशियाई देशों को भयभीत कर दिया। उन्हें चिंता है कि पश्चिम उनके खिलाफ वैश्विक वित्त के साधनों का इस्तेमाल कर सकता है। तुर्की की विदेश नीति के विशेषज्ञ असली में क्या है? तो आयदिन ताशबाज ने वाशिंगटन डीसी के थिंक टैंक ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट को दिए जाने वाले बयान में कहा, गाजा में युद्ध के बाद
जिसमें अमेरिका इजरायल को हथियार भेज रहा है। युद्ध के बाद रूस और चीन ने इस पश्चिम विरोधी भावना का अधिक प्रभाव ढंग से दोहन किया तथा पश्चिमी देशों के दोहरे मानदंडों के कारण पैदा हुई निराशा और पश्चिम द्वारा प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का लाभ भी उठाया। इसका मतलब यह नहीं कि मध्यम शक्तियां चीन के लिए अमेरिकी प्रभुत्व का व्यापार करना चाहती हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि वे अधिक विखंडित और स्वायत्त दुनिया के लिए रूस और चीन के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। इस दिशा में ब्रिक्स साझेदार अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट प्रणाली पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, जो वित्तीय लेन देन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश नेटवर्क है, जिससे 2022 में रूसी बैंकों को अलग कर दिया गया था। एस जयशंकर ने इस बात पर संदेह व्यक्त किया था कि ब्रिक्स मुद्रा कितनी यथार्थवादी हो सकती है। इसके बजाय ब्रिक्स सदस्य अब द्विपक्षीय व्यापार के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का अधिक उपयोग करने में काम कर रहे हैं, ताकि वे मुद्रा में उतार चढ़ाव से बच सकें और डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। आइडेन सबाश ने कहा, चीन के पास अब स्विफ्ट भुगतान प्रणाली का विकल्प है, हालांकि इसका उपयोग सीमित है और तुर्की और ब्राजील जैसे देश अपने डॉलर भंडार को सोने में बदल रहे हैं। ऊर्जा सौदों के लिए मुद्रा विनिमय भी एक लोकप्रिय विचार है। सभी पश्चिम से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता की इच्छा का संकेत देते हैं। पुतिन के लिए शिखर सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है? फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद देश और उसके नेता अलग थलग पड़ गए हैं। आक्रमण की शुरुआत के एक महीने बाद कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, न्यूजीलैंड, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने रूसी बैंकों, तेल रिफाइनरियों और सैन्य निर्यात पर कई प्रतिबंध लगाए। उसके बाद से रूस और उसके सहयोगियों पर भी और प्रतिबंध लगाए गए। पुतिन ने पिछले साल भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, जबकि दिल्ली रोम संबंधी का पक्षकार नहीं है। इस पृष्ठि में चैथम हाउस में रूस और रसिया कार्यक्रम के एसोसिएट फेलो टिमोथी एश ने अल जजीरा से कहा, पुतिन यूक्रेन और पश्चिम के खिलाफ एक बड़ी PR जीत की उम्मीद कर रहे हैं और यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के पास अभी भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय साझेदार हैं जो रूस के साथ बातचीत और व्यापार करने के इच्छुक हैं। इससे अन्य विशेषज्ञ भी सहमत हैं। अब जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में यूरेशियन, रूसी और पूर्वी यूरोपीय अध्ययन केंद्र की निदेशक एंजेला स्टेन ने ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट को दिए जाने वाले अपने बयान में कहा, पुतिन शासन के लिए कजान शिखर सम्मेलन का बहुत प्रतीकात्मक और व्यावहारिक महत्व है। शिखर सम्मेलन यह प्रदर्शित करेगा कि रूस अलग अलग होने के बजाय भारत, चीन और अन्य प्रमुख उभरती शक्तियों से महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ खड़ा है। विस्तारित ब्रिक्स समूह अब विश्व की लगभग 45% जनसंख्या तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 25% का प्रतिनिधित्व करता है। इस सम्मेलन के माध्यम से पुतिन क्या संदेश देना चाहते हैं? तो पुतिन का पश्चिम के प्रति विद्रोह का संदेश, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनके साथ वैश्विक नेताओं की तस्वीरों द्वारा प्रदर्शित होता है, यूक्रेन में उनके युद्ध पर वार्ता के लिए भी है। वह ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता की मांग बढ़ रही है। भारत ब्रिक्स का एक प्रमुख सदस्य और पारंपरिक रूप से विश्वसनीय रूसी साझेदार मॉस्को और कीव दोनों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है, ताकि उन्हें बातचीत के द्वारा करीब लाया जा सके। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को बातचीत करने के लिए प्रेरित करने के लिए मॉस्को का दौरा भी किया। इसके बाद वे अगस्त में कीव भी गए थे। उन्होंने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान न्यूयॉर्क में फिर से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात भी की। उसके बाद अक्टूबर में कजान शिखर सम्मेलन के लिए रूस लौटे। ऐश ने कहा, मुझे लगता है कि मॉस्को यह संकेत देने के लिए उत्सुक है कि वह एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि यह सब संभावित शांति वार्ता के लिए परिदृश्य तैयार कर रहा है, जो बाद में नहीं बल्कि शीघ्र ही होगी। ब्रिक्स के लिए आगे क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने हाल ही में गठबंधन में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। 11 जून को रूस में विकासशील देशों के साथ आयोजित ब्रिक्स वार्ता में थाईलैंड ने कहा कि वह इसमें शामिल होना चाहता है। 18 जून को चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग के देश दौरे से ठीक पहले मलेशिया ने ब्रिक्स का हिस्सा बनने में रुचि व्यक्त की थी। नाटो सदस्य तुर्की ने भी सितंबर में औपचारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल होने का अनुरोध किया। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की विजिटिंग फेलो तारा वर्मा ने कहा, इतने सारे देश रूस के साथ जाने को तैयार हैं, जिसे कुछ समय पहले तक यूक्रेन पर आक्रमण करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के कारण बहिष्कृत राज्य माना जाता था। यह बात विश्व में बढ़ती संख्या में देशों द्वारा अपनाई जा रही है कि प्रवृत्ति की पुष्टि करती है। वे साझेदारों के साथ उनके बीच चयन नहीं करना चाहते हैं। हालांकि यह ब्रिक्स सम्मेलन, यह बैठक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखी जा रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई है, जिसका परिणाम अगले कुछ दिनों में देखा जा सकता है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। बाकी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।